So, Shri Deependra Singh Huda, धन्यवाद to initiate. सभापति महोदय। वित्त विधेयक पर और कर नीति पर अपने विचार रखने से पहले संदर्भ क्या है उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। देश की अर्थव्यवस्था की क्या परिस्थिति है। हमारा मानना है कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था कोविड से पहले ही, कोरोना से पहले ही पटरी से उतरने लगी थी। अफसोस इस बात का है कि इस बजट में या इस वित्त विधेयक में कुछ ऐसा नहीं करा गया कि अर्थव्यवस्था को दोबारा से पटरी पर लाए। मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले ही पटरी से उतरने लगी थी। अगर हम कोविड से पहले के 8 क्वार्टर देखें, मार्च 2018 से मार्च 2020 तक, अर्थव्यवस्था की गति, बढ़ने की गति, ग्रोथ रेट हर क्वार्टर में कम होती गई और 8% से घटते घटते 3% पे आ गई थी। और अगर हम 7 साल की सरकार का कार्यकाल हो गया है 2014 से लेकर 2021 तक, मगर इन 7 साल में हम 6 साल देखें, कोविड का अगर साल ना भी देखें, और तुलनात्मक रूप से यूपीए के समय अर्थव्यवस्था की क्या गति थी अलग अलग पैमानों पे और इनकी सरकार में वो कितनी और गति हुई, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि और बढ़ेगी, तो देखें तो भी पिक्चर काफी क्लियर होती है। यूपीए के समय 10 साल की औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% रही पुरानी सीरीज से। नई सीरीज में अगर उसको ट्रांसलेट किया जाए तो विशेषज्ञों का आकलन है, अर्थशास्त्रियों का, कि वो 11% नई सीरीज 2011-12 में जो नई सीरीज। और आपके 6 साल में प्री कोविड 11% 10 साल औसत, आपके समय 6.8%। ये 6 साल की अर्थव्यवस्था की आर्थिक ग्रोथ रेट है। उम्मीद थी कि बढ़ेगी, बढ़ने की बजाय कम हो गई। कोई भी अर्थव्यवस्था होती है, जीडीपी होती है, उसके 4 कंपोनेंट होते हैं, उसकी कुर्सी के 4 पैर होते हैं। क्या 4 पैर होते हैं? कंजम्पशन, डिमांड कितनी है अर्थव्यवस्था में, निवेश, इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट कितना ग्रोथ हो रहा है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर हम 10 साल की यूपीए और 6 साल का आकलन करें आपकी अर्थ जो है व्यवस्था में, इन चारों जो पैर हैं कुर्सियों के किसी भी अर्थव्यवस्था के, उनमें क्या परिस्थिति बनी तो पिक्चर और क्लियर हो जाती है। निवेश की बात करें, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ग्रोथ रेट जो यूपीए के समय 14% थी ग्रोथ रेट हर साल, वो घट के 2% 2014 से 2020। क्रेडिट एंड बैंक लोन, क्योंकि जब तक बैंक से क्रेडिट नहीं कोई लेगा तब तक अर्थव्यवस्था में निवेश कैसे करेगा। यूपीए के समय 13% ग्रोथ रेट थी हर साल, वो घट के 4% ग्रोथ रेट पे आ गई। ये इन्वेस्टमेंट की पिक्चर दिखाते हैं। अब आए प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ। आप ही के आंकड़े हैं इसी बजट में प्रकाशित। प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ यानी कि डिमांड, यूपीए के समय 24% ग्रोथ रेट थी प्राइवेट कंजम्पशन ग्रोथ में हर साल प्रति वर्ष, वो घटकर अब 9% 6 साल में, कोरोना से पहले। कॉर्पोरेट सेल्स ग्रोथ रेट, ये भी एक आकलन का नजरिया है कि कितनी सेल्स हो रही है, खरीदारी हो रही है मार्केट में। उस समय 12% प्रति वर्ष ग्रोथ रेट होती थी, अब वो मात्र 3% पे आके रुक गई है। तो डिमांड भी नहीं। डिमांड के आगे आता है एक्सपोर्ट मेक इन इंडिया का नारा दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी तस्वीरें मेक इन इंडिया की लगाई गई, मगर जो एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट 10 साल 2004 से 14 तक 21% प्रति वर्ष वो ग्रोथ रेट थी एक्सपोर्ट्स में, वो अब कम होकर आज 6 साल में 2014 से 20 तक मात्र 3% पे आके ठहर गई। तो एक्सपोर्ट भी नहीं। फिर बचा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, उसमें भी यूपीए के तुलना में कम हुआ है, मगर जितनी ज्यादा तादाद में ये बाकी 3 पहलू अर्थव्यवस्था के लुढ़के हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को आपने फिर भी ग्रोथ रेट में तो 24% प्रति वर्ष से 16% प्रति वर्ष पे आ गई, मगर उतनी नहीं लुढ़की जितनी बाकी 3 पहलू लुढ़के। इनके साथ साथ अर्थव्यवस्था में स्ट्रेस्ड एनपीए हम सब जानते हैं। अभी भी जनवरी में आरबीआई स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि सितंबर 2021 तक 13.5% एनपीएस का रेशो हो जाएगा। सरकारी बैंकों में और भी बुरा हाल है। इसी प्रकार से स्ट्रेस कॉर्पोरेट बैलेंस शीट, ये कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हमारी इस अर्थव्यवस्था में रहे। मगर हमारा मानना है ये अर्थव्यवस्था पटरी से उतरनी कब शुरू हुई? सबसे पहले नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को हिलाया। उसके बाद जिस तरीके से आनन फानन में जीएसटी लागू की गई,
उसने अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी, और उसके बाद कोरोना के अंदर जो आपकी मैनेजमेंट रही अर्थव्यवस्था की, उसने अर्थव्यवस्था को आज आईसीयू में पहुंचा दिया। मगर ये हमारा आकलन है, विशेषज्ञ अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये पहले से आईसीयू में थी। अभिजीत बैनर्जी नोबेल पुरस्कार विजेता, उनका 2020 में मानना था कोविड से पहले, क्या कहा उन्होंने, अर्थव्यवस्था आईसीयू में। आपके स्वयं जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे अरविंद सुब्रमण्यम, उन्होंने क्या कहा 2020 कोरोना से पहले, क्या कहा कि ये कोई आम मंदी नहीं है। कोरोना के आने से पहले यह आम मंदी नहीं है, 30 साल में ऐसी मंदी नहीं देखी गई। रघुराम राजन, उन्होंने भी आपके समय आरबीआई संभाली है, उनका कहना है कोरोना से पहले कि अर्थव्यवस्था बद से बदतर हो गई है, अत्यंत गंभीर स्थिति है अर्थव्यवस्था की। तो लोगों का मानना था पहले ही खराब थी, फिर कोरोना आया और आपने अपनी विफलताओं को कोरोना के माथे पे चिपकाने का एक विफल प्रयास किया। मगर कोरोना में भी आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से अर्थव्यवस्था जितनी खोखली हो गई थी, उसकी पोल कोरोना के 1 साल में भी खुली। कैसे खुली? 4 रिकॉर्ड बने इस कोरोना के अंदर। पहला रिकॉर्ड, जितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं विकासशील और विकसित देशों में, कोरोना के समय अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट रही, सबसे ज्यादा जीडीपी किसी देश की लुढ़की, तो हिंदुस्तान की लुढ़की। आप किसी भी देश से कंपेयर करें, जब कोरोना चरम में था, अप्रैल से जून की तिमाही में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था -23.9%, पूरे साल में -7.9%, सबसे ज्यादा पूरे दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर ये रिकॉर्ड आपके नाम आया। दूसरा रिकॉर्ड आपने बनाया, कोरोना के समय गरीब और अमीर में अगर सबसे ज्यादा अंतर कहीं बढ़ा, आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से खोखली हो चुकी थी अर्थव्यवस्था, तो सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर हिंदुस्तान में बढ़ा। जहां जिस तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था 23% लुढ़क गई थी, उसी तिमाही में जो हमारे 100 सबसे अमीर भारतीय हैं, उनकी इनकम के अंदर 35% इजाफा हुआ। 100 सबसे जो अरबपति हिंदुस्तान के 13 लाख करोड़ की उनकी कमाई हुई, तो उनकी कमाई में 35% इजाफा, और अर्थव्यवस्था 29% लुढ़क रही है, और दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। तीसरा रिकॉर्ड बना, जो अलग अलग आंकड़े हैं उनके आधार पे कोरोना में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 12 करोड़ के करीब लोगों की जो है लोग बेरोजगार हो गए, 35% एमएसएमई बंद हो गई, तो सबसे ज्यादा बेरोजगारी कोरोना में हिंदुस्तान में हुई, सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान की लुढ़की किसी भी देश के मुकाबले में, और सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर बढ़ गया कोरोना के समय। तो ये आपकी नीतियों की देन है। मगर चौथा रिकॉर्ड भी बना। चौथा रिकॉर्ड ये बना कि कोरोना में जो पैकेज लेके आए, फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज, अलग अलग देश, जापान अपनी जीडीपी के मुकाबले में 20% फिस्कल पैकेज लेके आया, कनाडा ने 20% दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 18%, ब्राजील ने 18%, टर्की ने 14%। हमारे देश में आपने 20 लाख करोड़ की घोषणा करी, मगर इसके अंदर जो फिस्कल कंपोनेंट है वो कुल मिला के जीडीपी का मात्र 3.2%। तो आपने पैकेज भी उतना नहीं दिया। राहत जो मलम लगानी चाहिए थी घाव पे, जो कोरोना के जो लोग बेरोजगार हुए, जो गरीब थे, मगर आपने उनको भी राहत दी नहीं। अगर हम जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पे देखें, तो जब आपकी सरकार 2014-15 में आई देश में, उस समय 104 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था थी देश की, वो बढ़कर 2019-20 में 145 लाख करोड़ की हो गई थी। कोरोना के बाद ये जब कम हुई, गिरी, तो अब वो गिर के 132 लाख करोड़ की हो गई इस साल के अंत में, यानी कि 132 लाख करोड़, जो कि 2016-17 में जितनी अर्थव्यवस्था थी उसके बराबर। अब ये आप कह रहे हैं वी शेप रिकवरी हो रही है और हम कोरोना से पहले की स्थिति में आ रहे हैं, मगर आपके आंकड़े नहीं बताते। अगर आरबीआई की ग्रोथ रेट देखें हम कि 11% ग्रोथ रेट हो जाएगी इस साल, तो भी 145 लाख करोड़ नहीं होगा, 2 साल लगेंगे। अगर यूएनसीटैड जो एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशंस की, उनका आकलन देखें तो मात्र 5% की उम्मीद की जा रही है ग्रोथ रेट की। ऐसे में 2026 तक पहुंचेगी पहली 2019-20 के बराबरी की अर्थव्यवस्था। अगर डॉक्टर गीता गोपीनाथ का हम देखें, उनका जो लेख आया है, उसके अनुसार 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे पहुंचेगी जो कोरोना से पहले है, जिसको गंभीर बताया गया। तो गंभीर से अत्यंत गंभीर हो गई। अब अत्यंत गंभीर से वापस गंभीर स्थिति में लाने में
आपके कार्यकाल में दोबारा से गंभीर स्थिति में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इस पे आकलन चल रहे हैं। बहरहाल अब स्थिति यह है कि जैसे गर्मी के महीने में कोई नौसिखिया मिस्त्री कोई वाटर कूलर किसी घर में लगा हो, उसकी आके मोटर खोल दे मगर उसको बांधना ना आए और सबके पसीने छूट जाए, आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या हो। अब मैं टैक्सेशन पॉलिसीज पे आऊंगा। दो स्रोत तो होते हैं किसी भी वित्त मंत्री के पास, राजस्व और व्यय, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। किससे पैसा लेंगे, किसको देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर राम राज्य की जब कल्पना करी थी तो एक कुछ ऐसा लिख के गए थे जो आज भी हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम कर सकते हैं। प्लीज बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय। मतलब कि जब कर लेना हो किसी भी राजा को तो ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य नदियों से लेता है, पता ना चले। और जब देना हो अपनी प्रजा को तो ऐसे बरसे कि सृष्टि हर्षोल्लास में समा जाए। मगर आपकी नीतियां इसके विपरीत हैं। जब लेना होता है तो ऐसे लेते हैं कि जेब पे ऐसी भारी चोट पड़ती है कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं। जैसे आज डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के ऊपर, रसोई गैस के सिलेंडर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर आप ले रहे हैं। और जब देना होता है तो ऐसा देते हैं कि जैसे आपने कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कि आज तक उस पैकेज का क्या हुआ, किस घर में कितना पहुंचा, ये कोई जवाब नहीं, वो अदृश्य हो जाता है। आप बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। मगर मैं ओवरऑल अब एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, मैंने कहा कि कंजम्पशन, आपकी सरकार के कार्यकाल में कंजम्पशन की हवा निकल गई, निवेश की हवा निकल गई, एक्सपोर्ट की हवा निकल गई और थोड़ा बहुत गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की गति में कमजोरी आई है, मगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अभी है। और आपने इस बजट में भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खास तौर पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ, कैपेक्स की तरफ अपने दया दृष्टि रखी है, जो पहले से आपकी नीति चली आ रही। हमारा मानना है कि जब ये इस तरह की सप्लाई साइड इकोनॉमी की बात की जाए, जब तक डिमांड नहीं है इकोनॉमी के अंदर, वो सस्टेनेबल नहीं। क्यों? क्योंकि जब डिमांड होता है, जो आपका फोकस केवल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कैपेक्स पे है, जब तक डिमांड नहीं है तो आपके टैक्स रेवेन्यूज इतने नहीं होते, कलेक्शन आपकी इतनी नहीं होती कि उसको अच्छे से फंड किया जाए। जो टैक्स, जिसका सबसे बड़ा सबूत दिखाई देता है टैक्स टू जीडीपी रेशो। 2004-5 में जब हमारी सरकार बनी थी यूपीए में, उस समय टैक्स टू जीडीपी रेशो थी 10%, वो बढ़कर हो गई थी 12%। कोई भी एडवांस इकोनॉमी होती है, टैक्स टू जीडीपी रेशो बढ़ती रहती है। चीन के अंदर 17% है, ब्राजील के अंदर 33% है, अमेरिका के अंदर 20% है, यहां तक कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के अंदर भी 12 से 15% की रेंज में वो बढ़ के 12% हो गई थी। मैं आपकी सरकार आई, टैक्स टू जीडीपी रेशो, आप कह रहे हैं रिटर्न्स बहुत फाइल हुए, रिकॉर्ड रिटर्न्स फाइल हुए। मैं मानता हूं रिटर्न्स तो फाइल हुए हैं, मगर डिमांड ही नहीं है इकोनॉमी में। जब डिमांड नहीं है, रिटर्न्स तो फाइल कर रहे हैं, टैक्स बेस तो बढ़ रहा है, मगर टैक्स टू जीडीपी रेशो घट के 9.8%। टैक्स टू जीडीपी रेशो 10% पे 2004-5 से शुरुआत करके 12% आपको सौंप के गए थे, अब वो घट के 9.8%। टैक्स टू जीडीपी रेशो किसी भी विकसित देश से, विकासशील देश के मुकाबले में कम। जब टैक्स नहीं होगा और आपको अपना कैपेक्स फंड करना है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर फंड करना है, तो आप क्या करेंगे? मार्केट बोरोइंग करेंगे। और मार्केट बोरोइंग आपने बढ़ाते गए। मार्केट बोरोइंग इस कदर बढ़ी कि डेट टू जीडीपी रेशो, कर्ज कितना है अर्थव्यवस्था में, आज 91% पे पहुंच गया। जितने भी आपके पीयर मुल्क हैं जो आपके बराबर की परिस्थिति में, उनका एवरेज है डेट टू जीडीपी रेशो 42%, आप पहुंच गए 91% में। और 91% इतना बड़ा डेट, अमेरिका में 100% पे रेशो है। जितना विकसित देश होता है उतना ज्यादा डेट लेता है, जितनी तेजी से कोई अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही होती है। हमारी दिक्कत क्या है कि ग्रोथ हो नहीं रही, डेट ले रहे हैं और कैपेक्स उससे फंड कर रहे हैं। एक बात मानी गई है विश्व बैंक ने कि 77% से ऊपर अगर डेट टू जीडीपी रेशो, कर्ज का जीडीपी के 77% से ऊपर हो जाए तो आने वाले समय की ग्रोथ रेट को आप मॉर्गेज कर रहे हैं। उसके बाद जितने प्रतिशत बढ़े
उतना आने वाले समय में ग्रोथ रेट आपकी कम होगी। यही कारण है पिछले साल के बजट के बाद जून में बिग 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज स्टैंडर्ड पुअर, फिच और मूडीज तीनों ने भारत को डाउनग्रेड किया। पहली बार तीनों क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जून जुलाई की बात मैं कर रहा हूं, तीनों ने डाउनग्रेड किया और एक संदेश गया देश के अंदर। आपने उनको खारिज कर दिया, कहा इसका फर्क नहीं, इसकी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है क्योंकि अब आने वाले समय में आप और ज्यादा मार्केट बोरोइंग करेंगे तो मार्केट बोरोइंग आपको और महंगी हो जाएगी। इस साल आपकी मार्केट बोरोइंग आपने पिछले साल से भी 55% ज्यादा करने का फैसला किया है, वो और महंगी हो जाएगी। और महंगी हो जाएगी तो रुपया कहां जाता है? इस साल 1 रुपये का 23 पैसे ब्याज में जा रहा है, आने वाले समय में और भी ज्यादा ब्याज में जाएगा। तो इस तीनों ने डाउनग्रेड कर दिया। डाउनग्रेड करने के बाद आपने वही नीति को दोबारा इस साल लाए। डिमांड में हम मांग करते रहे कोरोना में कि लोगों के हाथ में पैसा दीजिए, डिमांड को रीजनरेट करिए, मगर आपने कैपेक्स पे दोबारा से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाने का काम किया, जिसकी वजह से बजट के अगले दिन जो जापानीज ब्रोकरेज फर्म है नोबुरा, उन्होंने दोबारा से वार्निंग दी है कि इस साल जो आपकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो आपको जंक रेटिंग देने का खतरा मंडरा रहा है हिंदुस्तान पे। ये बजट से अगले दिन जापानीज के, आप चाहे कितने गुणगान करिए, इसके फॉलआउट हैं इकोनॉमी में। इसके 2-3 फॉलआउट हैं। पहला फॉलआउट है गरीब अमीर में अंतर। जैसे मैंने कहा कि 1% हमारे देश की आबादी 73% देश की संपत्ति को काबू कर रही है, मगर ये जो इतनी तेजी से जो गरीब अमीर में अंतर बढ़ा है, ये सोचने का विषय। कोरोना से पहले 2019 तक अगर जीनी कोएफिशिएंट को देखें, जिससे किसी भी देश में असमानता का आकलन किया जाता है, सबसे अमीर 10% और सबसे गरीब 10% में कितना अंतर है, उसके हिसाब से आकलन करें तो हिंदुस्तान आपके 6 साल की सरकार के बाद दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे असमान अर्थव्यवस्था बन गई थी। सबसे ज्यादा गरीब अमीर में अंतर रूस में, दूसरे नंबर हिंदुस्तान में। और कोरोना के बाद का जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट आया जीनी कोएफिशिएंट का, उसके अनुसार यह भी आपको मैं मुबारक देता हूं, आपकी अर्थनीतियों का नतीजा, रूस को भी आप ओवरटेक करने जा रहे हैं और देश में सब दुनिया में सबसे ज्यादा असमान। और इसमें थॉमस पिकेटी जो गरीब अमीर के अंतर में असमानता में सबसे बड़े अर्थशास्त्री मान गए इस सदी के, उनका कहना है कि इसका मुख्य कारण यह रहता है कि अगर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किसी भी देश में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर वहां की जीडीपी ग्रोथ रेट से ज्यादा हो तो असमानता बढ़ती रहती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे? जैसे स्टॉक मार्केट में अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जो हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, अगर हमारी देश की ग्रोथ रेट से ज्यादा है तो ये अंतर बढ़ने की संभावना है। इसके 2 कारण मुख्य तौर से, जैसे मैंने कहा, सप्लाई साइड पे फोकस किया आपने, और दूसरा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस को फोकस किया। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कहीं ना कहीं समानता की तरफ देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो गरीब पे लगते हैं ज्यादा, जैसे पेट्रोल पे, डीजल पे। पेट्रोल पे उतना ही टैक्स 1 लीटर में मुकेश कुमार को देना पड़ता है जितना मुकेश अंबानी को देना पड़ता है, मगर इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स में आप फर्क कर सकते हो। आपने क्या किया जब से आपकी सरकार आई है? कॉर्पोरेट टैक्स को घटाया 25%, ये कह के घटाया कि इससे निवेश होगा, मगर डिमांड है नहीं, निवेश हो नहीं रहा। इसीलिए कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन जो 2014-15 में अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 3.4% थी, आज वो कलेक्शन घट के 2.3% आ गई। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ना चाहिए था आपके अनुसार, निवेश होना चाहिए था, मगर कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई। ऐसे ही इनकम टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई। और आप कहां से निकाल रहे हैं? गरीब आदमी पे, जिनकी संपत्ति बढ़ रही है उन पे कोई टैक्स नहीं, और आप कह रहे हैं एक और गरीब आदमी पे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पे आप टैक्स लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स तो दुनिया में बराबर होना चाहिए, तभी हमारी कंपेटिटिवनेस बनेगी हमारी कंपनियों की। तो इनडायरेक्ट टैक्स, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स दुनिया के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हमारे आम आदमी की कंपेटिटिवनेस क्यों नहीं होनी चाहिए? महंगा, ऐसे पेट्रोल डीजल की बात आई, आज स्थिति ये है पेट्रोल डीजल पे 100 रुपए में से, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, आज 100 रुपए में से 63 रुपए सरकार की जेब में जाता है अगर कोई पेट्रोल भरवाने जाए। और डीजल पे जो 2014-15 में जेटली जी के पहले बजट में 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, आज वो 31 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हो चुकी है। आपके पहले बजट में 75,000 करोड़ की कलेक्शन थी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर पे,
आज इस बजट में वो 75,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ की कमाई उसी जनता से आप कर रहे हैं और अच्छे दिन बता रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं, आप उसका दर्द समझिए, उस बूढ़ी मां का जिसने दिया जलाया था कोरोना में। आज उसके घर गैस सिलेंडर खाली पड़ा है। आज वो चूल्हे पे लकड़ी से रोटी जला रही है और उसके धुएं से उसकी आंख में आंसू निकल रहे हैं। बेरोजगारी एक और फॉल आउट है, बेरोजगारी Please, देश में please. एक और फॉल आउट है, बेरोजगारी। देश की बेरोजगारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है। आज हम जानते हैं एनएसएसओ के अनुसार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सीएमआई के अनुसार 70 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस साल पिछले जो वर्ष गया इसमें टूटा है। केवल कोरोना में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। डिमोनेटाइजेशन में 50 लाख अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का अनुसार था, उस समय 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आपका 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, यानी कि 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। इसके अनुसार तो जो है ये केवल इन 2 कोरोना और डिमोनेटाइजेशन की वजह से 12.5 करोड़ रोजगार आपके कम हो गए। हर घर में एक बेरोजगार। आप कह रहे पकोड़े तलिए, मैं मानता हूं वो भी हो सकता है, मगर अगर हर घर में ही बेरोजगार है, हर घर में अगर कढ़ाई चढ़ा के पकोड़े तलने का काम होगा तो खरीदेगा कौन? वो खरीदेगा कौन? तो पकोड़े तलेंगे। और अगर खरीदेंगे नहीं तो अगले दिन के लिए बेसन और तेल का इंतजाम कैसे करेंगे? हर घर में बेरोजगारी। किसान की बात, मैं किसान की परिस्थिति पे आना चाहता हूं। किसान, आज आप कह रहे हैं कि 4 महीने से किसान बैठा है, क्यों बैठा है? ये वही किसान है जिसने अर्थव्यवस्था को जीवित रखा कोरोना के समय भी। ये किसान है जिसको उम्मीद थी आपसे कि आप किसान की आमदनी दुगनी करके, वायदे दुगनी करने के अपने वायदे को निभाएंगे, मगर क्या हुआ? आपने इस बजट के अंदर कृषि क्षेत्र का आवंटन 8.5% घटाने का काम किया जब ये आंदोलन चल रहा था। आपने उसकी एमएसपी को स्वामीनाथन कमीशन के C2 के आधार पे, उस C2 खर्चे के आधार पे बढ़ाने की बजाय, उसकी आमदनी को दुगने की बजाय उसकी एमएसपी पे ही वार कर दिया। और अब एमएसपी बचाने की किसान लड़ाई लड़ रहा है। आपने एकदम उल्टा कर दिया। मैं इस पे किसान की आमदनी दुगनी पे भी कहना चाहता हूं। किसान की आमदनी दुगनी, मैं पूछना चाहता हूं इसका क्या ब्रेकअप है, क्या आधार है, कौन सा बेस है जिसके आधार पे आमदनी दुगनी होगी? मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, आप जवाब दे सकते हैं। 2015-16 में किसान की आमदनी लगभग 8,000 रुपए प्रति माह का आकलन किया जा सकता है। तो इस आधार पे 22 तक, जो अब 9 महीने ही रह गए, 8,000 प्रति माह से 16,000 प्रति माह होनी चाहिए। एक ये आधार हो सकता है। दूसरा आधार कि जितना भाव मिल रहा था किसान को, जितना गेहूं धान पे न्यूनतम समर्थन मिल रहा था, जैसे धान पे 1410 2015-16 में, 2022 तक वो दुगना हो जाए, क्योंकि किसान की आमदनी तो तब दुगनी होगी जब दाम दुगना होगा। तो 2022 तक ये 1400 से बढ़कर 2800 3000 तक हो जाए। उसके आसपास भी नहीं है, अभी 1868 रुपए धान का भाव है, ऐसे गेहूं की बात है। तो इन 5 साल में आपने भाव तो बढ़ाया 30% आमदनी दुगनी करने के लिए। भाव अगर नहीं बढ़ रहा तो आमदनी कैसे बढ़ रही? और डीजल बढ़ा दिया 94%, जिसको डीजल की आवश्यकता है। डीजल इनपुट कॉस्ट तो बढ़ा रहे हैं, भाव बढ़ा नहीं रहे और कह रहे हैं आमदनी दुगनी। फिर मैंने देखा, खोजने की कोशिश करी कि कौन जिम्मेदार है सरकार में। वैसे सभी जिम्मेदार हैं, मगर एक कृषि मंत्रालय में एक अशोक दलवई जी, चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन डबलिंग फार्मर इनकम, उनका कि भाई इसमें डबलिंग फार्मर इनकम में क्या स्ट्रेटजी है, ये करके उन्होंने को सवाल पूछा, क्या ब्रेकअप है इसका, कुछ बताइए। तो उन्होंने 2-3 चीजें बताई, जिसमें कहा कि प्रमुखता से हमारी एक स्ट्रेटजी है शिफ्टिंग फ्रॉम फार्म टू नॉन फार्म ऑक्यूपेशंस। यानी कि अगर 2 किसान के भाई हैं, एक को मजदूरी पे आप लगा दो तो उसकी जो रह गया उसकी इनकम दुगनी होगी। क्या ये आपका फॉर्मूला है? इसके बारे में आपको स्पष्टीकरण देनी चाहिए। आपने सोचा किसान भूल जाएगा ये बात, मगर किसान की याददाश्त बहुत तेज है, इसीलिए बैठा है 4 महीने से। 300 जाने गंवाने के बाद, 300 जाना कुर्बान करने के बाद। और एक और चीज बनी, बात तो थी एमएसपी दुगनी करने की, बात तो थी इनकम दुगनी करने की। मैं 2 मिनट में अपनी बात तो थी दुगनी करने की, मगर अब क्या हुआ? जैसे एक
छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था मलाई दो अपनी मम्मी से, रोटी लेके गई मलाई दो। उसके दादा ने पूछा क्यों चिल्ला रहा है, बोला मलाई मांगता है। तो बोला एक काम करो इसकी रोटी छीन लो, फिर मलाई छोड़ देगा, रोटी रोटी चिल्लाएगा, फिर रोटी चिल्ला देना। यह एमएसपी की बजाय डबल करने की बजाय अब एमएसपी छीनने की बात आ गई। और मैं एक बात कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से अपनी बात को कंक्लूजन की तरफ लेके जाने के लिए। ये किसान 4 मई 26 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे, 4 महीने से बैठे, 300 से ज्यादा जानों की कुर्बानियां हो गई। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, उपसभापति महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात, 1 मिनट में अपनी बात पूरी। मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इन किसानों की सुने, संवेदनशीलता दिखाए, सदन से कम सहानुभूति का एक वाक्य, संवेदना का एक शब्द। 300 लोगों ने जान कुर्बान किया। कभी किसी ने ऐसा आंदोलन देखा है? इतनी जानें कुर्बान करने के बाद भी 20-20 किलोमीटर का धरना आ जाए। आप संवेदना का एक शब्द करिए, किसानों की बातों को माने। आज किसानों के 300 जो जाने गई हैं उनके लिए, उन परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, कुछ रोजगार का उनके लिए प्रबंध करें और इन किसानों को खुशी खुशी घर लौटने का आप रास्ता दें। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, देश की सरकार, देश की सदन, किसानों की ये खिल्ली ना उड़ाओ। ये किसानों की खिल्ली उड़ाना आपको बहुत महंगी पड़ेगी। आज मैं कहना चाहता हूं, ये चेहरे देख रहा हूं मैं जिस तरह से आप धन्यवाद किसान को माननीय दीपेंद्र सिंह जी, धन्यवाद। लौटने का आप मौका दें, धन्यवाद माननीय ताकि हम भी घर वापस खुशी लौट सके सदन से और ये अर्थव्यवस्था को भी इस वित्त में बदलाव करके दोबारा से पटरी पे लौटाने का रास्ता प्रशस्त करें। आपका धन्यवाद।